दलमंती जानवरों में पाचन कैसे होता है, उसके बाद अपन देखेंगे रूमेनिएंट जानवरों में पाचन कितना होता है। तो जिसमें कवर हो जाएगा अपना आमाशय, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आज पूरा डाइजेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर और हो सकता है, नहीं तो देखते। चलो फटाफट देखो। तो अपन मुंह से स्टार्ट करते पहले। तो ये बच्चे अभी तक एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, मुंह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ह्यूमन की बात करें, हाँ मानव की बात करें और सुअर की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, अपने लार में सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसे टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइलिन, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन और एमाइलेज, एमाइलेज ये किस में पाया जाता है? ह्यूमन में, यानी हमारे और पिग में। तो ये एंजाइम पाया जाता है किसमें? लार में, मतलब मुंह में। इसका मतलब अगर एंजाइम पाया जा रहा है तो पाचन कहीं कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? मुंह से, मुख गुहा से पाचन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये रूमिनेंट में नहीं पाया जाता, इसलिए रूमिनेंट में मुख गुहा से पाचन नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखो किसका पाचन करता है ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में। तो अगर स्टार्च खा रहे हैं अपन, मंड, स्टार्च मतलब मंड, अगर मंड खा रहे हैं तो अपना मंड का, ठीक है, अगर अपन मंड खा रहे हैं, स्टार्च खा रहे हैं, तो इसका मतलब स्टार्च का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? इस एंजाइम की उपस्थिति में, टाइलिन या फिर सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में। लेकिन रूमिनेंट में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, रूमिनेंट में नहीं होता, सिर्फ किस में होता है? मानव में, पिग में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। चलो नेक्स्ट, आमाशय की बात चल रही। मुख गुहा हो गया, अब आमाशय की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है आमाशय में जनरली नहीं होता। मतलब ह्यूमन की बात करें, हमारी बात करें, और पिग की बात करें, कुत्ते की बात करें, घोड़े की बात करें, तो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या करेंगे अपन? आगे करेंगे। कहा? छोटी आंत। देखो अभी, ठीक है, तो मुझे बताओ आमाशय में किसका पाचन होता है? फिर आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे अपन आमाशय में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है, इसका पाचन करते, कल पढ़ाया था मैंने तुम्हें, और आज उसको डीप में बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तो देखो शॉर्ट शॉर्ट में देखते रहो, जल्दी जल्दी। आमाशय में कौन सी कोशिका पाई जाती है, कल बताया था मैंने? पेराइटल कोशिका, पेराइटल सेल। ठीक है, क्या करती है पेराइटल कोशिका? वेरी गुड। ठीक है, तो पेराइटल कोशिका क्या करती है? HCl का स्त्राव करती है, और क्या करती है? दूसरे इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं, कारक, इंट्रिंसिक कारक जो होते हैं, उनको बना निकालती है। ठीक है, उनको बनाती है। तो पेराइटल कोशिका क्या करती है? किसका स्राव करती है? HCl का और इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्राव करती है। ये ध्यान, दोनों ध्यान रखना एकदम अच्छे से, कि पेराइटल कोशिका क्या करती है? पेराइटल कोशिका HCl को और इंट्रिंसिक फैक्टर को स्त्राव करती है, स्राव करती है। तो मेरे को बताओ HCl क्या करता है? HCl की पीएच कल बताया था तुम्हें, 2 से 3 के बीच होती है। HCl क्या करता है? तो HCl जो सूक्ष्म जीव आते हैं, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मोनोगेस्ट्रिक की, मानव की, कुत्ते बिल्ली, इनकी बात कर रहा हूँ। तो इनमें आमाशय में सूक्ष्म जीव रहेंगे क्या? नहीं, गिजवी के तल में तो रहते हैं ना रूमेन में, लेकिन हमारे अंदर का रहते हैं आमाशय में सूक्ष्म जीव। तो अगर हम खाने के द्वारा कोई कंटामिनेटेड फीड खा लिया, पानी पी लिया, गंदा पानी पी लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो अंदर जाके आमाशय की अम्लीय पीएच के कारण क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो HCl क्या करता है? सूक्ष्म जीव जो बाहर से अंदर आए हैं, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। समझ में आ रहा क्या? दूसरा क्या करता है HCl? कल बताया था तुम्हें मैंने, HCl क्या करता है दूसरा? तो HCl जो है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम करता है। तो पेप्सिनोजन क्या है? पेप्सिनोजन अक्रिय अवस्था में पड़ा है, अभी सक्रिय नहीं है, अभी कोई काम का नहीं है। तो जब तक HCl नहीं आएगा
तब तक पेप्सिनोजन कोई काम का नहीं है। जैसे HCl आता है, इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है और ये पेप्सिन बाद में क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये क्या करता है, पेप्सिनोजन को सक्रिय अवस्था में बदलता है। समझ में आया? तो ये दोनों काम किसको हो गए अपने, HCl के, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर भी बताया था मैंने, इंट्रिंसिक कारक। तो इंट्रिंसिक कारक क्या करते हैं बताओ, इंट्रिंसिक कारक क्या करते हैं, छोटी आंत जो है, छोटी आंत, उससे विटामिन B12 का अवशोषण कराते हैं। तो देखो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पे काम कर रहे हैं, छोटी आंत पे काम कर रहे हैं, लेकिन बने कहाँ पे, ये बने कहाँ पे, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पे स्त्राव हुआ है इनका, इनका स्त्राव हुआ आमाशय से। तो आमाशय में कौन सी सेल से, आमाशय में कौन सी सेल से, पेराइटल सेल से। तो पेराइटल सेल से कौन निकला, इंट्रिंसिक कारक निकला, और काम किस पे किया, छोटी आंत पे। और छोटी आंत पे काम करके क्या करा है इन्होंने, विटामिन B12 का अवशोषण करवाया। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आमाशय की पेराइटल सेल नष्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो क्या होगा, इंट्रिंसिक कारक जो है वो निकल नहीं पाएंगे, तो छोटी आंत से विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाएगा। और विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालेमिन। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया। तो अगर विटामिन B12 बॉडी में नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा एनिमल को। समझ में आ रहा है क्या? चलो, दूसरी कोशिका कौन सी है, कल बताया था मैंने, पेप्टिक कोशिका या चीफ कोशिका, मुख्य कोशिका या फिर पेप्टिक कोशिका। पेप्टिक, ये चीफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुख्य बोलते हैं, ठीक है। और पेराइटल को क्या बोलते हैं, भित्तीय, भित्तीय है ना, भित्तीय कोशिका। तो पेप्टिक कोशिका, अब मेरे को बताओ पेप्टिक कोशिका क्या करती है। तो पेप्टिक कोशिका जो है पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है, जबकि पेराइटल सेल क्या कर रही थी, HCl का स्त्रावण कर रही थी। जबकि पेप्टिक कोशिका क्या करती है, पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। पेप्सिनोजन हो गया, दूसरा प्रोरेनिन, तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज। एग्रीकल्चर वालों को पता नहीं चलेगा क्योंकि बायोलॉजी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मेहनत करोगे तो पता चलेगा सब, ठीक है। अच्छे से बता रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ो। क्या है, पेप्टिक कोशिका। इससे पहले कौन सी पढ़ी अपन ने, पेराइटल कोशिका। पेराइटल कोशिका में क्या पढ़ा कि पेराइटल कोशिका HCl को स्त्रावण करती है, दूसरा इंट्रिंसिक कारक जो है उनका स्त्रावण करती है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पेप्टिक कोशिका, ये क्या करती है, पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है, प्रोरेनिन का स्त्रावण करती है और गैस्ट्रिक लाइपेज का स्त्रावण करती है। अब देखो, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और ये सब अभी अक्रिय अवस्था में, अक्रिय अवस्था, तो इनको सक्रिय करने का काम कौन करेगा। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया जस्ट अभी कि HCl जो एंजाइम है, जो पेराइटल सेल से निकलता है, वो इस पेप्सिनोजन को किस में बदलता है, पेप्सिन में। तो जब ये पेप्सिन में बदलेगा तब किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। इसी तरह प्रोरेनिन, तो प्रोरेनिन को भी कौन करता है, HCl। तो प्रोरेनिन किस में बदलेगा, रेनिन में। प्रोरेनिन किस में बदलेगा, रेनिन में, इधर लिख रहा हूं मैं, रेनिन में, RENNIN। और मेरे को बताओ रेनिन क्या काम करता है, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों में पेप्सिनोजन नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो खाना नहीं खाते, प्रोटीन नहीं खाते, वो सीधा दूध पीते हैं। दूध, कौन सी दूध, केसिन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन रहता है, केसिन प्रोटीन। तो छोटे बच्चों में दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन होता है, प्रोरेनिन। लेकिन ये प्रोरेनिन तो क्या है, इनएक्टिव अवस्था है, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, रेनिन में। और यही रेनिन है किसका पाचन करेगा, दूध का। तो ध्यान रखना, प्रोरेनिन सिर्फ छोटे बच्चों में निकलता है, हमारे अंदर क्या निकलता है, पेप्सिनोजन या फिर गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन प्रोरेनिन सिर्फ किस में निकलता है, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में, ठीक है। ये छोटे बच्चों में, जबकि ये अडल्ट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट, गैस्ट्रिक लाइपेज, नाम से पता चल रहा है लाइपेज, लिपिड। तुम्हें पता है लिपिड किसके लिए यूज करते हैं, वसा के लिए। तो लाइपेज किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, आमाशय से ही वसा का पाचन शुरू हो जाता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, प्रोटीन का पाचन होता है और वसा का पाचन होता है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट,
ठीक है, दो सेल पढ़ ली, पेराइटल कोशिका, दूसरी चीफ कोशिका या पेप्टिक कोशिका, तीसरी है इसमें जी सेल होती है, जी सेल, जी सेल, इसको बोलते हैं गैस। तो जी सेल क्या स्त्रावण करती है, किसका स्त्राव करती है, गैस्ट्रीन का स्त्राव करती है, किसका, गैस्ट्रीन का स्त्राव करती है। तो जी सेल किसको स्त्रावित करती है, गैस्ट्रीन को। और ये गैस्ट्रीन क्या काम करता है, तो ध्यान रखना सभी, ये गैस्ट्रीन आमाशय में जठर रस के स्त्राव को तेज करता है। जठर रस मतलब अपना HCl, ये है ना, HCl हो गया, अपना पेप्सिनोजन हो गया, ठीक है, ये सब जठर रस में आते हैं ना। तो ध्यान रखना, ये गैस्ट्रीन क्या करता है, जठर रस के स्त्राव को बढ़ाता है। तो गैस्ट्रीन जो है ये जठर रस के स्त्राव को क्या करता है, बढ़ाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह एक सेल होती है डी सेल, डी सेल, ये डी सेल क्या स्त्राव करती है, तो डी सेल जो है सोमेटोस्टेटिन स्त्राव करती है। ध्यान रखना, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन स्त्राव करती है। और ये सोमेटोस्टेटिन भी क्या करता है, ये सोमेटोस्टेटिन भी गैस्ट्रिक जठर रस का स्त्राव को बढ़ाता है। जठर रस जो है बन रहा है ना, जठर रस, उसको बढ़ाता है। तो जी सेल डी सेल दोनों क्या करते हैं, जठर रस को बढ़ाते हैं। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल। तो ये क्या करती है, ये म्यूकस का स्त्राव करती है, किसका, म्यूकस का, म्यूकस मतलब श्लेष्मा का, म्यूकस मतलब श्लेष्मा का। तो ये म्यूकस का स्त्राव करती है और बाइकार्बोनेट को भी निकालती है। बाइकार्बोनेट, तुम्हें पता चल रहा है नाम से, बाइकार्बोनेट क्या है, क्षार है, ठीक है, क्षार। तो ध्यान रखना, म्यूकस नेक्स्ट श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका क्या करती है, म्यूकस को और बाइकार्बोनेट को स्त्रावित करती है। तो मुझे बताओ ये म्यूकस क्या काम करेगा, ये म्यूकस क्या करता है, अब सुनना सभी अच्छे से। HCl की pH कितनी होती है, 2 से 3, मतलब कई बार 1.3 भी रहती है। तो HCl की pH इतनी कम रहती है कि अगर HCl को अपने हाथ पे रखे ना, अपना हाथ जल जाए, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है HCl, एकदम एसिड, ठीक है। तो इस HCl इतना जब स्ट्रॉन्ग रहता है तो अपना आमाशय कैसे बचा रहता है, फिर अपने को क्यों प्रॉब्लम नहीं होती। तो अपने आमाशय में क्या है, एक लेयर बन जाती है, किसकी, श्लेष्मा की। वो श्लेष्मा क्या करता है, इस HCl से आमाशय की सुरक्षा करता है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, कौन सी लेयर है, श्लेष्मा की लेयर। तो ये क्वेश्चन बनता है श्लेष्मा, ठीक है। तो श्लेष्मा के कारण अपनी पीए अपने जो है आमाशय बच जाता है उसकी पीएच के कारण, ठीक है। तो क्या है, आमाशय की एपिथेलियम को अम्ल से सुरक्षित करना, अम्ल से रक्षा करती है आमाशय की एपिथेलियम की। समझ में आ रहा है क्या, चलो। तो देखो इतनी कोशिका पढ़ ली अपन ने, कौन कौन सी पढ़ी, आमाशय की कौन कौन सी सेल पढ़ी, पेराइटल सेल और पेप्टिक सेल और जी सेल और डी सेल और श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका। समझ में आ रहा है, चलो देखो। तो क्या किया था, वापस बता रहा हूँ एक बार समरी में, छोटा सा जल्दी देखो। पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में बदला था, किसकी सहायता से बदला था, बताओ जल्दी, HCl एंजाइम की सहायता से। तो ये पेप्सिन क्या है, इसकी सक्रिय अवस्था है, सक्रिय, और ये क्या है, अक्रिय अवस्था, ठीक है क्या। तो सक्रिय में बदल गया, और ये पेप्सिन अब क्या करेगा, तो ये पेप्सिन अब प्रोटीन को किस में बदल देगा, पेप्टाइड्स में बदल देगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदला। अभी अमीनो एसिड नहीं बना, ठीक है, प्रोटीन को किस में बदल दिया, पेप्टाइड्स में बदल दिया। समझ में आ रहा है क्या सबको। तो ये चलता है अपना साइकिल। अभी देखो नेक्स्ट, तो ये किसकी बात थी रे, ये किसकी बात थी, टोटल आमाशय की। तो आमाशय में पाचन किस किस का हो रहा था, बताया मैंने, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता,
प्रोटीन का पाचन होता है और लिपिड का पाचन भी होता है। ठीक है, अब देखो तुम, अभी इस चीज को अच्छे से समझना। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। अभी ये जो चीज बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझना, एकदम अच्छे से। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं पेनक्रियाज। फिर क्योंकि पेनक्रियाज जूस पढ़ाना है मेरे को, इसलिए मैं पेनक्रियाज बता रहा हूँ। तो पेनक्रियाज अच्छे से पढ़ना सभी। पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक है, तो देखो, पेनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है, मतलब एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। ठीक है, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी प्लस बहिस्रावी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो एंडोक्राइन पोर्शन है, जो अंतःस्रावी वाला पोर्शन है, वो कहाँ पे स्थित रहता है? वो रहता है आइसलेट ऑफ लेगरहैंस, लेगरहैंस की द्वीप पर। एंडोक्राइन वाला पोर्शन कहाँ पे उपस्थित रहता है? आइसलेट ऑफ लेगरहैंस। ये क्वेश्चन पूछते हैं, आइसलेट्स ऑफ लेट्स ऑफ लेगरहैंस, लेगरहैंस। तो आइसलेट ऑफ लेगरहैंस पे कौन सा? अंतःस्रावी वाला पोर्शन, एंडोक्राइन वाला। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? एक्सोक्राइन। तो इन दोनों में से मुख्य कौन सा है, मेजर पोर्शन कौन सा है, बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है? तो इन दोनों में बड़ा वाला काम किसका है? एक्सोक्राइन का। अर्थात पेनक्रियाज का मुख्य कार्य क्या है? एक्सोक्राइन फंक्शन करना, ना कि एंडोक्राइन। एंडोक्राइन करता है लेकिन कम करता है, ज्यादा कौन करता है? एक्सोक्राइन। ठीक है, तो एंडोक्राइन में क्या होता है? एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी, यानी ऐसी, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी, मतलब इनके स्त्राव जो है नलिका में नहीं खुलते हैं, जबकि इनके स्त्राव नलिका में आते हैं। एक्सोक्राइन मतलब इनके स्त्राव नलिका में आते हैं, जबकि इनके स्त्राव नलिका में नहीं आते, डायरेक्ट ओपन में आते हैं, ब्लड में जाते हैं, सीधे ब्लड में। ठीक है, तो एंडोक्राइन के स्राव क्या कहलाते हैं? हार्मोन। तो एंडोक्राइन जो है हार्मोन पढ़ते हैं अपन, जबकि एक्सोक्राइन में क्या पढ़ते हैं अपन? एंजाइम, अम्ल। तो एक्सोक्राइन में क्या पढ़ते हैं? अम्ल, जबकि एंडोक्राइनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? हार्मोन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और मेजर पोर्शन कौन सा है अग्नाशय का? मेजर काम कौन सा है? एक्सोक्राइन करना, अम्लीय अम्ल बनाना। चलो नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, थोड़ा ढंग से देखना है ना। देखो अभी, एक बार एंडोक्राइन का 2 मिनट में बता देता हूं मैं। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन। ठीक है, तो बताओ कौन कौन से हार्मोन? तो एंडोक्राइन में 3 सेल होती है, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा जो कोशिका है किसका स्त्राव करते हैं? ग्लूकागोन का, ग्लूकागोन। बीटा किसका करते हैं? सबको पता है बीटा तो, इंसुलिन, इंसुलिन। और डेल्टा किसका करते हैं? सोमेटोस्टेटिन। किसका करते हैं? सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। तो जो ग्लूकागोन है उसका काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है, और सोमेटोस्टेटिन का काम क्या है, मैं बताने वाला हूँ आगे। तो पहले अपन एक्सोक्राइन देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, एंडोक्राइन पोर्शन कहाँ पे स्थित रहता है? आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस, लेगरहैंस की दीपिकाओं में उपस्थित रहता है। इसकी 3 कोशिका होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। तो जो अल्फा है वो ग्लूकागोन को स्त्रावन करती है, बीटा जो है वो इंसुलिन का, डेल्टा जो है वो सोमेटोस्टेटिन का। चलो अब पढ़ते हैं अपन इसको, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम बनाएगा, एंजाइम। तो देखो इधर अच्छे से, जो घोड़ा है, कुत्ता है और फाउल है, मुर्गा, इन तीनों में अग्नाशय नलिका जो है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। 2 पेनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होती है, 2। बाकी सभी में कितनी होती है? सिर्फ 1। पेनक्रियाटिक नलिका मतलब, अग्नाशय नलिका मतलब जो अग्नाशय के स्राव को लेके आएगी। कहाँ पे लेके आएगी? कहाँ पे खुलेगी बताओ? अग्नाशय की नलिका कहाँ पे खुलती है? आंत में। आंत के कौन से भाग में? आगे वाले भाग में। आंत का कौन सा? ड्यूडेनम, वेरी गुड, ग्रहणी में। ठीक है, तो एक नलिका होती है, एक्सोक्राइन डक्ट जो है एक होती है। कहा था मैं? हाँ,
तो पेनक्रियाटिक डक्ट कितनी होती है? एक होती है। लेकिन घोड़े में, कुत्ते में और फाउल में कितनी पेनक्रियाटिक डक्ट होती है? दो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, याद रखना, घोड़े में, कुत्ते में और फाउल में। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, निम्न में से किस में पेनक्रियाटिक डक्ट की संख्या एक से ज्यादा होती है? ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया घोड़ा, कुत्ता, फाउल, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। और 3 ऑप्शन ये दे दिए और 1 ऑप्शन गाय दे दिया, केटल दे दिया। और पूछेंगे निम्न में से किसमें पेनिट्रेटिव डक्ट की संख्या एक होती है? तो आंसर क्या चल जाएगा? केटल चल जाएगा। अगर एक पूछे तो केटल, एक से ज्यादा पूछे तो घोड़ा, कुत्ता और फाउल। चलो, अब क्या है? पेनक्रेटिक जूस कितना निकलता है? तो घोड़ा जो है, घोड़ा 10 से 12 लीटर, 10 से 12 लीटर पर 100 kg पर डे, मतलब पर 100 kg पे 12 लीटर निकलेगा। अगर 500 किलो का घोड़ा होगा तो कितना निकलेगा? समझ जाओ फिर। ठीक है, गुणा कर देना 5 से। तो घोड़े में कितना है पेनक्रेटिक जूस की मात्रा? ऑप्शन तुम्हारे यही आएंगे, पर 100 kg में आएगा। ठीक है, पर केजी पे नहीं आएगा, पर 100 kg पे ऑप्शन आएगा तुम्हारे। तो घोड़े में कितना होता है? 10 से 12 लीटर पर 100 kg बॉडी वेट पर डे, पर 24 घंटे। केटल में 3 से 5 लीटर पर 100 kg पर डे। और शिप में कितना होता है? तो शिप में 0.5 से 1 लीटर, शिप में 0.5 से 1, घोड़े में 10 से 12, केटल में 3 से 5। समझ में आ रहा है क्या? चलो, ये बात चल रही है अपनी किसकी? पेनक्रियाज की, अग्नाशय की। अब देखो, अब अच्छे से सुनना अभी, ठीक है? पेनक्रियाज रस, पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस, इसमें कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? जैसे आमाशय रस बताया मैंने, तो आमाशय रस में कौन कौन से थे? ठीक है, पेप्सिन था, ठीक है, पेप्सिनोजन, और अपना HCl भी था। ठीक है, तो ये थे। इसी तरह पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित है? तो सुन लो अच्छे से। ट्रिप्सिनोजन, ये 12th बायो एनसीईआरटी का है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, हिंदी में लिख देता हूँ, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। उसके बाद एमाइलेज, एमाइलेज, उसके बाद न्यूक्लिएज, उसके बाद लाइपेज। तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज, लाइपेज। ठीक है, तो अग्नाशय रस के ये एंजाइम है। समझ में आ रहा है? तो देखो अभी अच्छे से समझना, एक चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ में नहीं आती बच्चों को, डाउट लेके आते ये ऐसा कैसे हो गया। तो देखो ये अग्नाशय है अपना, ठीक है। अग्नाशय में अपन ने 2 पोर्शन पढ़े कि अंतःस्रावी भी, बहिस्रावी भी। अंतःस्रावी जो है हार्मोन निकालेगी, बहिस्रावी जो है एंजाइम बनाएगी। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं एंजाइम का पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो आइसलेट ऑफ लेगरेंस है वो किससे संबंधित है? एंडोक्राइन से संबंधित है, अंतःस्रावी से संबंधित है, हार्मोन वाले पोर्शन संबंधित है, उसको हटाओ। अभी एक्सोक्राइन की बात चल रही। तो ये अपना डक्ट आई, कौन सी डक्ट है ये? पेनक्रेटिक डक्ट। ये एक होती है, लेकिन घोड़े में, कुत्ते में बताया मैंने कितनी होती है? 2 होती है। चलो, तो ये एक पेनक्रेटिक डक्ट है, वो किस में खुलती है? ये छोटी आंत में। छोटी आंत का कौन सा पार्ट? ड्यूडेनम, ग्रहणी में। तो ये ग्रहणी में देखो खुल गई, ग्रहणी में, एक मिनट सॉरी, ग्रहणी में आई, ग्रहणी में खुल गई। तो ये सारे एंजाइम कहाँ पे डाल दिए? ग्रहणी में डाल दिए। कहाँ डाल दिए? ग्रहणी में। और ग्रहणी में खाना कहाँ से आया? कहाँ से आया? आमाशय से। तो आमाशय से खाना कहाँ पे आया? ग्रहणी में आया। और आमाशय में पाचन किस किस का हुआ था? आमाशय में पाचन किस किस का हुआ था? प्रोटीन का हो गया था क्या? हो गया था। लेकिन प्रोटीन का पूरा हो पाया था कि नहीं हो पाया था? थोड़ा बहुत प्रोटीन इधर भी होगा। कार्बोहाइड्रेट का हुआ था क्या? नहीं हुआ था। लिपिड का हुआ था क्या? वसा का हुआ था क्या? हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ था, बाकी इधर करेंगे। तो
आमाशय में इतना ज़्यादा पाचन नहीं हो पाता, प्रोटीन का अच्छा हो जाता है लेकिन बाकी का नहीं हो पाता, इसलिए अपन ने कहाँ पे भेजा इसको, आंत में भेजा। तो आंत में आइए, तो जैसे ये आंत में आता है, आंत में कौन आ जाता है अपना, अग्नाशय रस आ जाता है। ठीक है, तो अग्नाशय रस डाला आंत में, अब आंत में खाना भी उपस्थित है और अग्नाशय रस भी उपस्थित है। अब देखो सीन क्या होता है, जो मैंने तुम्हें एंजाइम के नाम बताए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, ये सारे के सारे, एक मिनट, तो अग्नाशय रस जो है वो कहाँ पे आया, घृणी में आया, और घृणी में जो है वो पांचों मैंने नाम बताए वो इधर आए और खाने के साथ मिले हुए हैं। लेकिन ये सारे अक्रिय अवस्था में पड़े हैं, तो इनको सक्रिय कौन करेगा, तो ध्यान रखना, इस आंत्र से, घृणी से एक एंजाइम निकलता है एंटेरोकाइनेज। कौन सा निकलता है, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, सुनते रहना अच्छे से, ये एंटेरोकाइनेज कहाँ पे उपस्थित था, घृणी में, आंत में उपस्थित था, अग्नाशय में नहीं था, नहीं आमाशय में, कहाँ पे, ये आंत में। तो ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन जो कि अग्नाशय रस में उपस्थित था अक्रिय अवस्था में, तो इस ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। कौन, एंटेरोकाइनेज। तो इस एंटेरोकाइनेज ने क्या किया, ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय किस में बदल दिया, ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन क्या हुआ, एक ग्रुप के 5 बंदे थे, एक बंदा जो है मोटिवेट हो गया, अच्छा पढ़ने वाला लग गया, पढ़ने लग गया, तो उसने क्या किया, आगे जो 4 बंदे हैं उसके रूममेट, उन चारों को भी पढ़ना बता दिया, पढ़ने का बता दिया, ठीक है, मोटिवेट कर दिया। तो ये ट्रिप्सिन आगे क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन बोलेगा अब मैं एक्टिवेट हो गया, अब मैं तुम सबको एक्टिवेट कर दूंगा। तो ये ट्रिप्सिन आगे जो एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उनको भी क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। तो देखो ये ट्रिप्सिन अब क्या करेगा आगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, तो इस काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल रहा है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ठीक है, तो काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। समझ में आ रहा क्या, और ये काइमोट्रिप्सिन आगे जाके प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल देता है। तो सारे के सारे क्या हो गए, सक्रिय, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में। और एंटेरोकाइनेज कहाँ पे मिला, ड्यूडेनम में, घृणी में, छोटी आंत में, आंतरीय रस में। समझ में आ रहा है क्या, तो ये होती है बात। चलो देखो अभी, हाँ कहाँ है अपन, तो प्रोटीन जो आंत में आया अपनी, प्रोटीन जो इंटेस्टाइन में आया, आंत में आया, इस प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज ने बदला ना ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ठीक है, सक्रिय हो गया ना, अभी एक्टिवेट हो गया है, पहले क्या था, ट्रिप्सिनोजन था, लेकिन अभी ट्रिप्सिन बन गया। तो प्रोटीन को इस ट्रिप्सिन ने किस में बदल दिया, पेप्टाइड में बदल दिया, यानी प्रोटीन टूट रहा है अभी, प्रोटीन टूट रहा है, किस में बदल गया, पेप्टाइड में बदल गया। अब ये पेप्टाइड जो है आगे जाके कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज की सहायता से किस में बदलेगा, बताओ किस में बदलेगा, अमीनो एसिड, और यही तो बनाना था अपने को, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन से क्या बन गया, अमीनो अम्ल। कहाँ पे बना, इंटेस्टाइन में, आंत में, क्या बन गया, अमीनो अम्ल। और यही अमीनो अम्ल आंत द्वारा अवशोषित हो जाएगा, बॉडी को लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, अर्थात अमीनो अम्लों का अवशोषण कहाँ पे हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, अब ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। तो अपन एंडोक्राइन वाले पोर्शन पर आ जाते जल्दी। एंडोक्राइन यानी अंतस्त्रावी वाला भाग। अंतस्त्रावी वाला भाग क्या करता है, बताओ जल्दी, हार्मोन को बनाता है। कौन कौन सी कोशिका आती है एंडोक्राइन में, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ठीक है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा क्या कर रही थी, ग्लूकागोन बना रही थी, ग्लूकागोन। बीटा क्या कर रही है, इंसुलिन बना रही है। डेल्टा क्या कर रही है, सोमेटोस्टेटिन बना रही है, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो मेरे को बताओ इनका काम क्या है,
तो अल्फा जो कोशिका है जो कि ग्लूकागोन को बनाती है, इसका क्या काम है? तो ये रक्त में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। रक्त में ग्लूकोज लेवल को क्या करती है? ये बढ़ाती है। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया ब्लड में, शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? अपना अल्फा कोशिका। ठीक है। और अगर रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको कम करने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। तो इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, कम, और जबकि ग्लूकागोन क्या करता है? बढ़ाता है। तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम किसका है? ग्लूकागोन का। कम करने का काम किसका है? इंसुलिन का। अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। और तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है अपना? सोमेटोस्टेटिन जो है ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों के स्त्राव को कम करता है। कई बार क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? दोनों की मात्रा कम हो जाती है। तो सोमेटोस्टेटिन आता है और दोनों की मात्रा को नियंत्रित करता है कि तू भी कम स्त्रावित हो, तुम भी कम स्त्रावित हो। तो इसका काम क्या? निगरानी रखने का काम है। इन दोनों पे निगरानी रखने का काम करता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये था हार्मोन वाला पोर्शन। किसका? पेनक्रियास का, एंडोक्राइन वाला पोर्शन। ठीक है। अब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट देख लो, आंत देख लो। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा मेरे को? जीआईटी का मतलब क्या है? हिंदी मीनिंग, मतलब हिंदी मीनिंग क्या, पूरा मीनिंग कौन बताएगा जीआईटी का? जल्दी बताओ। जीआईटी का मतलब क्या है? जीआईटी का मतलब क्या है? पता क्या? नहीं बता? नहीं बता क्या? बता बता बता, फिर पता है तो। नहीं बता क्या? अरे वो है, लेकिन मतलब क्या है इसका? ठीक है, देखो इधर। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गेस्ट्रो मतलब आमाशय, इंटेस्टाइन मतलब आंत, मतलब जिसमें आमाशय भी आए और आंत भी आए, ये क्या है? गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तुमने कुत्ते को देखा है कि कभी? पार्वो वायरल वाले को, उसको क्या होता है? गेस्ट्रो एंटराइटिस होता है ना, गेस्ट्रो का केस बोलते हैं अपन इसको, तो गेस्ट्रो हुआ है। ठीक है। तो वो यही तो होता है, जीआईटी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब आमाशय में भी इन्फेक्शन हो गया, और किस में हो गया? आंत में भी इन्फेक्शन हो गया। तो जब आमाशय और आंत दोनों की दोनों अफेक्ट हो जाती है, तो क्या परिणाम निकलता है? पता है क्या? आमाशय में अगर अफेक्शन होगा, आमाशय प्रभावित होगी, तो क्या होता है? उल्टी होगी, तो वोमिशन होता है, उल्टी होती है। और अगर आंत प्रभावित होती है तो क्या होता है? आंत अफेक्टेड होती है तो क्या होता है? डायरिया होता है, दस्त लग जाते हैं। तो उल्टी प्लस दस्त, इसका मतलब क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिगड़ चुका है। समझ में आ रहा है? चलो, तो जीआईटी, तो जीआईटी के भी हार्मोन होते हैं। अभी अपन ने कौन से हार्मोन पढ़े? पेनक्रियाज के। ठीक है, एंडोक्राइन वाले पोर्शन के, अल्फा बीटा गामा। इसी तरह जीआईटी के भी हार्मोन होते हैं। सुनो जल्दी। गेस्ट्रिन हार्मोन, गेस्ट्रिन, गेस्ट्रिन हार्मोन। एंजाइम अलग है, हार्मोन अलग है। अभी अभी क्या बता रहा हूँ मैं? हार्मोन। इससे पहले एंजाइम बताए थे तो मैंने, पेप्टिक या मुख्य कोशिका, पेराइटल या ऑक्सीटिंग सेल बताया था। इस अब अपन हार्मोन पढ़ रहे हैं। गेस्ट्रिन, तो गेस्ट्रिन कहाँ से बनता है? इसका सोर्स क्या है? कहाँ से निकलता है ये? तो ये निकलता है आमाशय से, स्टोमक से, एंड ड्यूडेनम से, ग्रहणी से। ठीक है। जी सेल, इसको बोलते हैं जी सेल। तो ये कहाँ से निकला? इसका सोर्स क्या है? आमाशय तथा ग्रहणी। ठीक है। तो इसका काम बताओ, क्या है काम इसका? तो इसका काम यही है, आमाशय में जठर रस के स्त्राव को तेज करना। तो आमाशय में जठर रस के स्त्राव को कौन तेज करेगा? ये जी सेल, जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, जी सेल, डी सेल। ठीक है, यही है वो। ठीक है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? गेस्ट्रिन हार्मोन। जी सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? गेस्ट्रिन हार्मोन, जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, जी सेल, डी सेल। समझ में आ रहा है ना? चलो अब डी सेल के बारे में पढ़ लेते जल्दी। इसी तरह होता है सीक्रेटिन। इसके तो ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। सीक्रेटिन, सीक्रेटिन कौन सा? ये भी हार्मोन है। ये किससे सीक्रेट होता है? तो ये होता है ड्यूडेनम और जेजुनम, ड्यूडेनम एंड जेजुनम। इससे पहले कौन सा पढ़ा अपन ने? गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन किससे हो रहा था? आमाशय से और ड्यूडेनम से। और सीक्रेटिन किससे हो रहा है? ड्यूडेनम और जेजुनम से, ड्यूडेनम और जेजुनम से। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एस सेल भी बोलते हैं।
उसको क्या बोला था अपन ने, जी सेल, इसको क्या बोल रहे हैं, एस सेल, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये ध्यान रखना, ये अग्नाशय से बाइकार्बोनेट स्त्रावित करवाता है, अग्नाशय से बाइकार्बोनेट स्त्रावित करवाता है, बाइकार्बोनेट स्त्रवण किससे, अग्नाशय से। कौन, एस सेल। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, सीक्रेटिन। तो डायरेक्ट तुमसे काम पूछे सीक्रेटिन का काम क्या है, तो डायरेक्ट क्या बोलोगे, बाइकार्बोनेट को स्त्रवण बढ़ाना, बाइकार्बोनेट का स्त्रवण करना। समझ में आ रहा क्या, ये सीक्रेटिन का काम है। चलो नेक्स्ट, मोटिलिन। मोटिलिन, पता मोटिलिन क्या करता है, नाम से पता चल रहा है। तो ये मोटिलिन जो है, इसका स्रोत क्या है, मोटिलिन हार्मोन का स्रोत पूरी आंत, जितनी भी आंत है अपनी पूरी इंटेस्टाइन, वो मोटिलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो ऑल इंटेस्टाइन, ऑल इंटेस्टाइन। तो नाम से पता चल रहा है मोटिलिन क्या करता है, बताओ कोई बताएगा। मोटिलिटी यानी गतिशीलता, आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है। अगर ये मोटिलिन हार्मोन कम हो जाए तो अपनी आंत गतिशील हो पाएगी क्या, तो आंत गतिशील नहीं होगी। अगर आंत गतिशील नहीं होगी तो खाना आगे बढ़ पाएगा क्या, खाना आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो 11th की बायो में था, सी सी के। क्या फुल फॉर्म है इसकी, सी सी के की, कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या फुल फॉर्म है इसकी, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है ड्यूडेनम से और जेजुनम से, ड्यूडेनम और जेजुनम। इसको कौन सी सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई सेल, आई सेल, ठीक है, आई सेल बोलते हैं। वापस बोल रहा हूँ, जी सेल किसको बोला था, जी सेल किसको स्राव कर रहा था, गेस्ट्रिन का। एस सेल किसका कर रहा था, सीक्रेटिन का, ठीक है।